हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक आरएल सर्किट दे रखा है जो कि एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। वोल्टेज है 20 साइन 10t प्लस 60 डिग्री और रेजिस्टेंस की वैल्यू में दे रखी है 3 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 0.4 हेनरी। तो फ्रेंड्स, इस आरएल सर्किट के लिए हमें है ना 5 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एक्सएल और जेड। एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है फाई। फाई होता है फ्रेंड्स फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। थर्ड पार्ट में हमें करंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि करंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फोर्थ पार्ट में हमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैलकुलेट करना है। फिफ्थ पार्ट में हमें एवरेज पावर इन सर्किट कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं इस क्वेश्चन में, तो पहले आप अपने से ट्राई कर लो जितने पार्ट हो पाएँ, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपने से ट्राई कर लिया होगा। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एक्सएल और जेड। तो एक्सएल क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। तो इसके लिए हमें चाहिए ओमेगा। एल की वैल्यू हमारे पास पहले से है। तो फ्रेंड्स, जो वोल्टेज होता है उसको उसकी जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है यहाँ पर जैसे ई के टर्म में दे रखा है, तो ई के टर्म में मैं बोलूँगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। जैसे कोई एडिशनल एंगल दे रखा है ना, एडिशनल एंगल दे रखा है तो उसको हम थीटा से बोल देते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री दे रखा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएं तो हमें पता चलता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो ओमेगा कितना है? 10। तो ओमेगा और एल से हम एक्सएल कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा 10 और एक्सएल और आर कितना है, सॉरी एल कितना है? 0.4। तो 10 इंटू 0.4 कितना हो गया? 4 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस है 4 ओम। तो इम्पीडेंस कैसे आएगा सर्किट का? जो जेड है वो क्या है? इम्पीडेंस है। तो जेड आएगा फ्रेंड्स इन दोनों के फेजर सम से, है ना, इन दोनों के फेजर सम से। फेजर सम क्यों लेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि देखो, जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है वो फेज न्यूट्रल एलिमेंट है ना, फेज न्यूट्रल एलिमेंट है। इसकी वजह से कोई फेज चेंज नहीं आता है। लेकिन जो इंडक्टर है उसकी वजह से फेज चेंज आता है। उसकी वजह से फेज चेंज आता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वो लीड कर रहा होगा करंट को बाई 90 डिग्री। तो उसकी वजह से 90 डिग्री का फेज चेंज आ जाता है। उसकी वजह से 90 डिग्री का फेज चेंज आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर रेजिस्टेंस है ना, अगर रेजिस्टेंस को हम माने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो जो इंडक्टेंस का जो भी रेजिस्टेंस है ना, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बोल रहे हैं, वो कहाँ पर होगा? वो 90 डिग्री लीडिंग होगा। 90 डिग्री लीडिंग होगा। ये एक्सएल होगा और ये रेजिस्टेंस होगा। अब इन दोनों का फेजर सम क्या होगा? तो उसके लिए इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल में कंप्लीट कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो आगे की तरफ, है ना, और इसको यहाँ इसको ऐसे जोड़ दो। अब इन दोनों कॉर्नर को मिलाओगे तो जो भी इसकी लेंथ आएगी, है ना, वो क्या हो जाएगी? वो इक्वेलेंट होगी, है ना, इनके फेजर सम के। तो इस
इस फेज़र की लेंथ कितनी है, एक्सएल के बराबर, और इस फेज़र की लेंथ कितनी है, आर के बराबर। तो इसकी किसके बराबर हो जाएगी, वो हम पाइथागोरस लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का है। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि आर एल नेटवर्क में जो इम्पीडेंस आता है वो आता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का होल रूट, और चाहो तो फेज़र बना के याद रख सकते हो। अब इस फेज़र में ये जो इम्पीडेंस का है ना, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के बीच का जो एंगल है फाई है ना, ये हमें बताता है कि वोल्टेज कितना लीड कर रहा है करंट से। वो मैं अभी थोड़ी देर में वोल्टेज का फेज़र बना के समझाऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि जेड इज इक्वल टू कितना है, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्सएल की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट 5, तो जेड कितना आ गया 5 ओम, जेड आ गया 5 ओम। अब हमें चाहिए फाई की वैल्यू, है ना। फाई मैंने बताया कि क्या है, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, और थोड़ा अच्छे तरह से देखना है तो वोल्टेज के फेज़र से देखो। तो फ्रेंड्स, जो भी वोल्टेज होगा, है ना, जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना, उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, है ना, न्यूट्रल मानते हैं, और उसको हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ करते हैं। तो जो मान लेते हैं कि जो पीक वैल्यू है ना, जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो है वी नॉट आर, और जो वी नॉट आर की जो भी वैल्यू है वो इस फेज़र की लेंथ है ना, इस फेज़र की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो फेज़र है उसकी लेंथ है। अब ये वी नॉट आर क्या है, ये है फ्रेंड्स करंट की पीक वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस, करंट की पीक वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, जो करंट का फेज़र होगा उसकी हाइट, उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी छोटी होगी इससे, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और आई तो ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए, तो इसीलिए आई को थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें आई को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, है ना, आई को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि जो करंट है और ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम फेज़ में है, इसीलिए इसको ड्रॉ किया है। इसके अलावा एक पर्पज़ और है, ये यहाँ पर इस करंट को ड्रॉ करने से हमें ये पता चलता है कि जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज, है ना, उसका वोल्टेज कितना 90 डिग्री अहेड है, 90 डिग्री अहेड है, ये 90 डिग्री अहेड है। और ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस, है ना, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी नॉट एल से। इसकी वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, है ना। रेजिस्टेंस में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वैसे तो इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो आई नॉट एक्सएल के बराबर होगी वी नॉट एल की वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रिएक्टेंस, आई नॉट एक्सएल के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स, ये वी नॉट एल हो गया और ये वी नॉट आर हो गया। इनका जो फेज़र सम होगा वो बराबर होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स के। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी वोल्टेज है ना, जो भी वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स का, वो कहाँ अपीयर हो रहा है, वो अपीयर हो रहा है इन दोनों के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसका फेज़र सम, है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली तो वोल्टेज को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नहीं वोल्टेज का फेज़ चेंज कर रहा है, लेकिन ये तो चेंज कर रहा है ना, ये चेंज कर रहा है।
तो हम इनको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं, तो फेज़र सम लेना पड़ता है। तो इनका जो फेज़र सम होगा वो वोल्टेज सोर्स के पीक वैल्यू के बराबर होगा, है ना। इन दोनों की पीक वैल्यू का जो फेज़र सम होगा वो वोल्टेज सोर्स की पीक वैल्यू के बराबर होगा। तो V नॉट R और ये V नॉट L। अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है V नॉट L, है ना, ये जो लेंथ है V नॉट L और ये जो लेंथ है V नॉट R, इसको हम इस V नॉट L को यहाँ पर अगर ले आएँ तो हमारे पास एक 90 डिग्री ट्रायंगल मिल जाएगा, हमें 90 डिग्री ट्रायंगल मिल जाएगा और हम पाइथागोरस इजीली लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स उससे हमें क्या मिल जाएगा, तो V नॉट हमें क्या मिल जाएगा, V नॉट हमें मिल जाएगा V नॉट L होल स्क्वायर प्लस V नॉट R होल स्क्वायर और रूट अंडर, है ना, रूट अंडर। ये पाइथागोरस से हमने निकाल लिया। इसी तरह से फेज़र कैलकुलेट करते हैं। अब V नॉट क्या है, V नॉट है फ्रेंड्स I नॉट इंटू जेड, आई नॉट इंटू जेड। जो भी करंट है ना, इस सर्किट का जो भी इम्पीडेंस है ना, इस सर्किट का जो भी टोटल जो इम्पीडेंस है वो क्या है, जेड, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू जो है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस करंट की पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें इस इम्पीडेंस से, तो हमें मिल जाएगी पीक वैल्यू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो कि बराबर होगी वोल्टेज सोर्स की पीक वैल्यू के, वोल्टेज सोर्स की पीक वैल्यू के। तो इसीलिए क्या होगा, V नॉट क्या होगा, I नॉट जेड के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप V नॉट की जगह पर I नॉट जेड रखो, है ना, V नॉट की जगह पर I नॉट जेड रखो, और V नॉट L की जगह पर I नॉट XL रख दो, और यहाँ पर V नॉट R की जगह पर I नॉट R रख दो। तो I नॉट बाहर आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड आएगा रूट अंडर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जेड आएगा रूट अंडर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V नॉट की जगह पर हम जेड रख सकते हैं, है ना, और V नॉट L की जगह पर हम I नॉट XL रख सकते हैं, और V नॉट R की जगह पर हम I नॉट R रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर जो भी फेज़ एंगल आएगा, है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम फाई लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, tan फाई इज इक्वल टू, है ना, tan फाई इज इक्वल टू V नॉट L डिवाइड बाई V नॉट R, यही लिखते हैं, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं फिर, I नॉट XL डिवाइड बाई I नॉट R, I नॉट कैंसिल हो जाता, tan फाई क्या आता, XL बाई R, tan फाई XL बाई R आता। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर tan फाई क्या आएगा, यहाँ पर भी tan फाई क्या आएगा, XL बाई R, XL बाई R। तो चाहे वोल्टेज के फेज़र से फाई को कैलकुलेट करो, और चाहे इम्पीडेंस के, है ना, चाहे इम्पीडेंस के फेज़र से फाई को कैलकुलेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर वैसे ही देख लो, है ना, और आप कोशिश करो कि आप दोनों जो फेज़र हैं अलग अलग ना बनाओ, एक ही फेज़र में, है ना, XL और V नॉट L को लिख लिया करो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो। तो यहाँ पर मैं फाई को कैसे कैलकुलेट करूँगा, XL बाई R से, है ना, tan फाई इज इक्वल टू XL बाई R से। तो फ्रेंड्स tan फाई XL बाई R है ना, tan फाई XL बाई R है, तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL बाई R। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, XL की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है 3, तो tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये यहाँ पर 4 रखो, ये 3 रखो और ये 5, तो ये जो ट्रायंगल होता है ये 53 डिग्री का ट्रायंगल होता है, ये 53 डिग्री का ट्रायंगल होता है। और इसी में अगर हम 3, 4 को चेंज कर दें, है ना,
3 को परपेंडिकुलर बना दें, 4 को बेस बना दें, तो ये 37 डिग्री का ट्रायंगल होता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ट्रायंगल आप हमेशा याद रखो, ये दोनों ट्रायंगल आप हमेशा याद रखो, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। तो या बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी फाई की 53 डिग्री, 53 डिग्री। अब फ्रेंड्स हमने जेड कैलकुलेट कर लिया, हमने फाई कैलकुलेट कर लिया, अब हमें आई टी कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए, है ना, हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वी नॉट है वो क्या है, आई नॉट जेड के बराबर है। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड के बराबर होगा। आई नॉट होगा वी नॉट बाई जेड के बराबर। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो आप, पीक वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 20 वोल्ट। तो 20 डिवाइड बाई जेड 5 ओम, 5 ओम। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 4 एम्पियर। तो अब अपने पास करंट की पीक वैल्यू आ गई है, अब हमें करंट लिखनी है कि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड हो रहा है ना, ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड हो रहा है एक तरह के रेजिस्टेंस से, है ना, एक तरह के रेजिस्टेंस से जो कि फेज चेंज कर सकता है, जो कि फेज चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स क्या इसका ये जो पार्ट है साइन वाला, ये चेंज होगा, नहीं होगा। साइन तो वैसे का वैसा रहेगा, जो भी चेंज होना है इसके फेज़ में होगा और इसके मैग्नीट्यूड में होगा। जो भी चेंज होना है इसके फेज़ में होगा और इसके मैग्नीट्यूड में होगा। ये साइन, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस ओमेगा टी पर जो कि 10 टी है, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस 60 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई फेज़ ऐड होगा या इसमें कोई फेज़ सब्ट्रैक्ट होगा, इतना ही होगा बस। तो फ्रेंड्स हमने फेज़ डिफरेंस कितना है करंट के बीच, ये करंट की है ना, ये करंट की डायरेक्शन है और ये वोल्टेज की डायरेक्शन है ना, इसके बीच कितना फेज़ डिफरेंस है 5, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। करंट से 5 एंगल अहेड है वोल्टेज, है ना। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कहेंगे कि जो करंट है वो 5 डिग्री बिहाइंड है ना। करंट जो है 5 डिग्री लैगिंग है वोल्टेज से, लैगिंग है। लैगिंग का मतलब क्या है, लैगिंग का मतलब ये है कि वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है, वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है। तो वोल्टेज का अगर फेज़ कितना है 10t प्लस 60 डिग्री है, तो करंट का फेज़ कितना होगा 10t प्लस 60 डिग्री माइनस 5। और करंट की पीक वैल्यू यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो करंट क्या लिखाएगी, आई नॉट, है ना, आई नॉट। और साइन तो वैसे का वैसा रहेगा, है ना, साइन तो वैसे का वैसे रहेगा। क्यों रहेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया, है ना, क्योंकि ये इम्पीडेंस से डिवाइड हो रहा है ना। ये वोल्टेज है, ये एक इम्पीडेंस से डिवाइड हो रहा है जिसका कुछ एंगल है, तो ये साइन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये साइन को इफेक्ट नहीं करेगा, साइन वैसे का वैसा रहेगा। और बाकी फेज़ भी वैसे का वैसा रहेगा। कुछ फेज़ ऐड होगा, कितना ऐड होगा, इट सब्ट्रैक्ट होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है कि 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि करंट लैगिंग है 5 डिग्री से, है ना। तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 की वैल्यू कितनी है 53, तो कर दिया माइनस 53। अब आई नॉट की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, 4। और साइन तो वैसे का वैसे रहेगा, ओमेगा टी प्लस 60 माइनस 53 7 डिग्री। तो ये हो गई करंट की इक्वेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस की वजह से, है ना, किसी तरह का फेज चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस की वजह से किसी तरह का फेज चेंज नहीं होता है, तो हम इसमें करंट को सीधा मल्टीप्लाई करके इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वी आर टी क्या होगा, आर इंटू आई टी। आर कितना है 3 ओम और आई नॉट कितना है 4, है ना। आई नॉट कितना है 4, यहाँ पर ऐसे लिखूँ 3 इंटू आई कितना है 4 साइन
ओमेगा टी या 10t लिख लो इसको, है ना, 10t प्लस 7 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 12 साइन 10t प्लस 7 डिग्री। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, एक में क्या कर सकते हो आप, एक में वी एल जो लगा सकते हो वो LdI/dt लगा सकते हो। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ करंट चेंज के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस आ जाता है जिसको बोलते हैं L। तो VLT जो होता है वो बराबर होता है LdI/dt के। तो अपने पास करंट की इक्वेशन है, हम चाहें तो सीधा इसको डिफरेंशिएट कर लें। एक तरीका ये है जिससे मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया है। तो इंडक्टेंस रखा 0.4 और d/dt, अंदर कितना करंट की इक्वेशन डाल दी 4 साइन 10t प्लस 7 डिग्री। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0.4, ये 4 बाहर आ गया और ये 10t डिफरेंशिएट होगा अंदर का तो बाहर 10 आएगा। फिर ये कॉस साइन डिफरेंशिएट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। और फिर अंदर का फंक्शन वैसे का वैसे लिख जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, तो 10 × 0.4 4 हो जाएगा और 4 × 4 16 हो जाएगा। तो 16 कॉस 10t प्लस 7 डिग्री। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया था कि V0L, है ना, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितनी है, I0XL। तो I0XL हो गई पीक वैल्यू। और फ्रेंड्स क्या होगा, जो करंट है वो मल्टीप्लाई होगी, है ना, करंट मल्टीप्लाई होगी इस इंडक्टेंस में तो वो वोल्टेज दे देगी, है ना। अगर हम करंट को मल्टीप्लाई कर दें इस इंडक्टर के रिएक्टेंस के साथ तो हमें वो क्या दे देगी, वोल्टेज दे देगी। लेकिन उसमें कुछ फेज़ भी चेंज होगा, है ना, कुछ फेज़ भी चेंज होगा। तो पीक वैल्यू हमें मिल गई I0XL से। और बाकी इसका फेज़ कैसा रहेगा, करंट के सेम रहेगा, बस 90 डिग्री अहेड रहेगा, यहाँ पे देखो करंट से 90 डिग्री अहेड है ना वोल्टेज इसका। तो I0XL फिर साइन, करंट का फेज़ कितना है ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री और कितना अहेड है, 90 डिग्री अहेड है। तो 90 डिग्री अहेड कर लो। I0XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I0 की वैल्यू है 4, XL की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 4 कितना हो गया 16। और साइन ये प्लस 90 डिग्री है ना, तो साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। इसको थीटा की तरह देखो तो क्या है, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। एक ये तरीका है। अब ये एनालिटिकल मेथड है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर लो। इसके अलावा हमसे पूछा था पी एवरेज क्या होगा। अब एवरेज पावर क्या होगी, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एवरेज पावर होती है सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो रही है ना, जो डिसिपेट हो रही है उसको हम बोलते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर को एक्टिव पावर भी बोलते हैं, है ना, एक्टिव पावर भी बोलते हैं। और जो पावर डिसिपेट नहीं हो रही है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो एनर्जी, जो करंट है ना, करंट है उसको एनर्जी के फॉर्म में, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हीट के फॉर्म में रिलीज, है ना, डिसिपेट कर देगा, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा। लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं करेगा। इंडक्टर बस फेज में चेंज लाता है ना, पावर को डिसिपेट नहीं करता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ एक्टिव पावर होगी और कुछ रिएक्टिव पावर होगी, कुछ एक्टिव पावर होगी और कुछ रिएक्टिव पावर होगी। तो एवरेज पावर को हम बोलते हैं
एवरेज पावर को हम बोलते हैं एक्टिव पावर। और उसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? उसकी वैल्यू होती है हाफ, है ना, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। इसको और भी कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस पहले वाले फॉर्म को यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास पीक वैल्यूज़ हैं दोनों की। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है 20, आई नॉट की वैल्यू है 4 और कॉस फाई की वैल्यू है, कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर आप देख लो 3/5, 3/5। तो ये क्या होगा 5 × 4 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 4 × 3 24 वाट, 24 वाट इसकी एवरेज पावर हो जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी इसमें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।